नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। माओवादियों के हिंसा पर बार-बार सवाल उठता रहा है, सरकारी हिंसा के खिलाफ। हमारे दर्शक भी और आम लोग भी ये सवाल उठाते हैं या सरकार भी पूछती है या फिर पुलिस भी पूछती है कि आखिर माओवादी हिंसा क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है इसमें है कि वो ये उठाते हैं वो लोग कि माओवादी पुलिस को क्यों निशाना बनाती है? पुलिस को क्यों मारती है? पुलिस भी गरीब का ही बच्चा है। तो इस तरह के सवाल लगातार माहौल में उठते जा रहे हैं और उठाए जाते रहे हैं। खास करके ये जो अमित शाह हैं, जो गृह मंत्री बने हुए हैं, ये लगातार कहते रहे हैं। लेकिन वो तब कुछ नहीं कहते जबकि ये सरकारी हिंसा खुद होती है, सरकार पुलिस लोगों की हत्या करती है, फर्जी मुकदमे करके जेलों में डालती है या फिर अभी-अभी की हम बात करें अगर तो राहुल गांधी को सीने में गोली मार देने की बात भी भाजपा के किसी प्रवक्ता ने कहा था और बाकायदा ऑन एयर टीवी पर बैठ करके एक डिबेट के दौरान। तो हिंसा की बात जब उठती है तो हिंसा की बात माओवादियों की जाती है, लेकिन सरकारी हिंसा जो हो रही है, पुलिस की तरफ से जो हिंसा हो रही है, उस पर बात नहीं होती है। इन चीज़ों पर हम एक बात करेंगे आज अपने चैनल पर कि किस तरीके से हिंसा का जो दोनों स्वरूप है, माओवादी हिंसा क्यों करते हैं और सरकार का हिंसा क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इसलिए भी करेंगे कि दर्शक हमारे तरफ से दर्शक जो हैं हमारे बार-बार ये सवाल उठा रहे हैं कि ये हिंसा पर भी सवाल होनी चाहिए, हिंसा के बारे में भी बात होनी चाहिए। इसीलिए हम जो है आज हिंसा के सवाल पर माओवादियों के ही द्वारा लिखित दस्तावेज के माध्यम से इस बात को हम रख रहे हैं दर्शकों के सामने कि माओवादी हिंसा पर क्या बोलते हैं और वो किस तरीके से चीज़ों को व्याख्यायित करते हैं। तो आइए सुनते हैं हम उन पर्चे के आधार पर ही बात करेंगे, जो पर्चा कि माओवादियों ने लगभग 10 साल पहले लिखा था उन्होंने 15-16 के आसपास और उस समय 14 पुलिस कर्मियों की जो कोबरा बटा सीआरपीएफ की बटालियन थी, उसको मारा गया था और उसमें से एक पुलिस जवान के पास जो सीआरपीएफ के जवान था, उसके नीचे डेड बॉडी के नीचे जो है एक बम प्लांट कर दिया गया था। वो बम फटा नहीं, बाद में वो बिहार के अस्पताल में जो आईजीएमएस हॉस्पिटल है वहाँ पर सभी डेड बॉडी जो है आए थे उसके पोस्टमार्टम के लिए। तो ये घटना बिहार की है और पर्चा भी चूंकि बिहार का ही है, तो बिहार के माओवादी इस पर क्या बयान दे रहे थे उस वक्त दिए थे, इसके जवाब में हम उस पर्चे का एक अंश जो है आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो आइए उस पर्चे को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माओवादी द्वारा किए जा रहे हिंसा पर माओवादी का क्या विचार है, क्या व्याख्या उनका है। मेरे पास एक पर्चा का मूल प्रति तो नहीं है, लेकिन एक वेबसाइट पर ये पर्चा प्रकाशित हुआ था और उस पर्चे का अंश पब्लिश हुआ था। हम उस पर्चे का जो स्वरूप है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। उस पर्चे में कहा गया है, पर्चा में दर्ज है जो माओवादियों द्वारा लिखा गया था 15-16 के बीच में लिखा है, वर्तमान समय में जब शासक वर्ग के युद्ध ने एक बर्बर स्वरूप ग्रहण कर लिया है, तब हमारी तरफ से भी जवाबी हमले तेज हुए हैं। ऐसे में हमारी पार्टी के ऊपर अधिक बर्बर और हिंसक होने का आरोप तेज हुआ है। हिंसा के सवाल पर पार्टी की राय को स्वीडन के लेखक यान मेडल के साथ साझा करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड गणपति ने कहा था। गणपति वही गणपति हैं जो कि 18 में रिटायर हो चुके हैं और उनके जगह पर बासवराज आए थे जिनकी हत्या हो गई और उनके जगह पर अब जो है देव जी आए हैं। तो गणपति ने क्या कहा था? गणपति ने कहा था, जनता और माओवादी क्रांतिकारी किसी के साथ हिंसा या शस्त्र संघर्ष नहीं चाहते। केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वे हथियार उठाते हैं और अपने दुश्मनों का प्रतिरोध करते हैं। हिंसा तो प्रकृति में ही निहित है। इसके साथ ही साथ तमाम जीव जंतुओं के अस्तित्व का सवाल भी इस प्राकृतिक हिंसा के प्रतिरोध के साथ ही जुड़ी हुई है। मानव जीवन के विकास के सिद्धांत ने भी साबित किया है कि जो जीव प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं कर पाए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया।
इस तरह अपने अस्तित्व के लिए तमाम तरह का प्रतिकार करना एक शाश्वत नियम है। पहले ही हमने स्पष्ट भी किया है कि शासक वर्ग ने हमारी पार्टी पर किस तरह एक बर्बर युद्ध थोप दिया है। हमारी पार्टी इस प्रतिरोध युद्ध को अपने अंतिम सांस तक चलाने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे में प्रतिरोध के स्वरूप पर बहस करने वाले दरअसल सरकारी युद्ध का चरित्र और स्वरूप नहीं समझ पाते। जब हमारे सिर के ऊपर बेखौफ ड्रोन मंडरा रहे हों, हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर हमें डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हों, अमूमन सीमा पर इस्तेमाल होने वाले हथियार हमें नस्तानाबूद कर देने के लिए तैयार हों, जब नजदीक मार करने वाले भारी रॉकेट हमें जलाकर खाक कर देने के लिए मुस्तैद हो, जब सरकारी बूट हमारे सिर को कुचल देने के लिए आमदा हो, ऐसे में कोई सिर फिरा गुलाम ही या फिर दिवालिया ही कह सकता है कि सरकारी बूटों को सहलाना ही एकमात्र विकल्प है। एक युद्ध की परिस्थिति में माओवादियों से वैचारिक संघर्ष तक खुद को समेटे रखने की बात तो खुद में ही हास्यास्पद है। यह हमें आत्महत्या करने के जैसा तैयार करने जैसा है। सैटेलाइट कैमरा, जीपीएस, भारी रॉकेट और ड्रोन से लैस लाखों की संख्या में तैनात किए गए क्रूर बलों का सामना कर रहे अपेक्षाकृत निम्न तरीके के कुटीर उद्योग में निर्मित हथियारों से लैस सशस्त्र संघर्षरत देशभक्तों को हिंसक कहना उन तथाकथित बुद्धिजीवियों का दिवालियापन है। यह ठीक वैसी ही बातें हैं जैसे रोमन साम्राज्य के कुख्यात बर्बर सामंतों के खिलाफ खड़े हुए स्पार्टाकस के नेतृत्व में गुलामों के युद्ध को हिंसक बताना। हमारी पार्टी ने हर एक मौकों पर साफ किया है कि हिंसा हमारा कोई क्रिया शगल नहीं है, बल्कि हमारे संघर्ष के शुरुआती दौर में ही हमारी पार्टी मुख्य रूप से लड़ाकू जनसंघर्ष को ही नेतृत्व दे रही थी। लेकिन सरकारी बर्बर सशस्त्र दमन से प्रतिरोध के लिए हमें तैयार होना पड़ा। पार्टी और जनसंगठनों को प्रतिबंधित कर शासक वर्ग ने तमाम जनवादी प्रतिरोध के रास्ते रोक दिए। ऐसे में हमारे पास सशस्त्र प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता बचता था। जब उस बर्बर सशस्त्र दमन ने एक युद्ध अभियान का रूप ले लिया है, जिसे सेना के अधिकारी निर्देशित कर रहे हों, जिसके लिए संसाधन और तरीके अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजराइल सहित अन्य साम्राज्यवादी देश मुहैया करा रहे हों, जिसका मकसद साम्राज्यवादी गिदरों के हाथ में मातृभूमि को नीलाम कर देना हो, उस युद्ध के सामने देशभक्त क्रांतिकारियों को घुटने टेकने और अनुनय विनय करने की सलाह कोई साम्राज्यवादी दलाल ही दे सकता है। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम कतई हिंसा नहीं चाहते। हम तो हमेशा से हिंसा का अंत करना चाहते हैं, लेकिन हथियार के ताकत के मद में चूर कोई भी सत्ता जब जन प्रतिरोध को कुचल देना चाहे, तब इस हिंसा का प्रतिरोध करना ही एकमात्र महत्वपूर्ण कार्यभार बन जाता है। जब सत्ता भारी हथियारों से लैस गांवों, जंगलों, पहाड़ों में चहलकदमी कर रही हो, तब जनता को अहिंसा का पाठ पढ़ाना दरअसल गुलामी के लिए तैयार करना ही है। ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल हिंसा का नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद द्वारा निर्देशित युद्ध के खिलाफ अपनी मातृभूमि की रक्षा का है। हम उन तमाम तथाकथित बुद्धिजीवियों तथा पत्रकारों से पूछना चाहते हैं कि हजारों की संख्या में तैनात भारी हथियारों से लैस सरकारी बल किस अहिंसा की मजबूती के लिए जंगलों में चहलकदमी कर रहे हैं। यदि इस हिंसा का अंत करना है, तो सबसे पहले बात उससे शुरू करनी होगी जिसने हिंसा थोपी है। जब स्पार्टाकस रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हुआ हो, तो रोमन साम्राज्य के हिंसा के बजाय स्पार्टाकस की हिंसा की आलोचना करना न केवल रोमन साम्राज्य की दलाली करना है, बल्कि उस रोमन साम्राज्य के विभत्स हिंसा और बर्बरता का समर्थन करना ही है। जब साम्राज्य क्रूर से क्रूर तरीके अपनाने के लिए बैठा हो, तब इस क्रूरता का प्रतिरोध करना ही एकमात्र न्याय रह जाता है। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम इस न्यायपूर्ण युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पूरी तरह से देशभक्त क्रांतिकारियों द्वारा सामंतवाद, साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। इस युद्ध का स्वरूप हमने नहीं, बल्कि अमेरिकी सलाहों के अनुरूप उस वक्त सोनिया मनमोहन चिदम्बरम थे ने उनके हित में निर्धारित किया है। ये जो 16 में लिखा गया था, शायद उससे पहले लिखा गया है, तो 14 के पहले लिखा गया लगता है, क्योंकि सोनिया मनमोहन चिदम्बरम उसी दौर में थे। 14 के बाद तो मोदी सरकार आई है, तो गलती सुधार लेंगे आप, क्योंकि ये जो है 14 के पहले का लिखा हुआ ये पत्र है, लेकिन आज के तारीख में भी यह सटीक है। इसी लिख पर आगे बढ़ते हुए नए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी चिदम्बरम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैंने कहा था 14 के पहले का ये पत्र है।
अब देशभक्तों के प्रतिरोध का स्वरूप ही दलाल शासक वर्ग द्वारा थोपे गए इसी युद्ध से निर्धारित होता है। इस युद्ध को बंद करने का फैसला भी शासक वर्ग को ही करना है, क्योंकि उसने ही जनता पर यह युद्ध थोपा है। जहां तक देश में अहिंसा और जनवाद का सवाल है, तो हम यह साफ साफ कहते हैं कि आपका संविधान ही लोकतांत्रिक नहीं है। सच तो यह है कि आपका संविधान ही फांसीवाद का रास्ता प्रशस्त करता है। भारत में फांसीवाद संविधान को रद्द करके नहीं, बल्कि संविधान के रास्ते ही आया है। शासक वर्ग ने अपने लिए यह सुरक्षित रास्ता रखा है कि संवैधानिक दायरे में ही जब चाहे तब आपातकाल लागू कर संसद को रद्द कर दें। ऐसा उसने किया भी। 70 के दशक में जब जनता भारी रूप में शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए सड़कों पर सामने आई, तब शासक वर्ग ने देश की संसद को रद्द कर दिया और पूरे देश में आपातकाल लागू कर भारी हिंसा फैलाई। यहाँ तक कि जेपी जैसे लोगों के नेतृत्व में चल रहे शुद्ध अहिंसक आंदोलन पर भी आपातकाल लागू कर भारी दमन ढाया गया। मणिपुर में इरोम शर्मिला के 12 साल से लगातार जारी भूख हड़ताल भी तो सरकार के घिनौने हिंसक और बर्बर क्षेत्र को ही उजागर करते हैं। कश्मीर और समूचे उत्तर पूर्व को आपने खून के समुद्र में डुबो दिया है। भारतीय सरकारी बल ने मुठभेड़ या फिर फर्जी मुठभेड़ के जरिए कश्मीर की पूरी एक नौजवान पीढ़ी का ही खात्मा कर दिया है। इन तमाम इलाकों में हर धड़कन का पर खौफ का पहरा बिठा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में ही हजारों युवकों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री के निर्देशन में हजारों अल्पसंख्यकों का कत्लेआम किया गया है। उस वक्त में मुख्यमंत्री अमित शाह नरेंद्र मोदी थे, जब भी गुजरात की चर्चा हो रही है। हिंदू फांसीवादी ताकतें नफरत के घिनौने खेल को खुलेआम बढ़ा रही है। अहिंसा का लबदा ओढ़ कर आपने जो हिंसा का नंगा नाच किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। आपके हाथ देश के मासूमों और नौजवानों के खून से लथपथ है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गांधीवादी बीडी शर्मा ने पद पर रहते हुए ही जब अधिकारियों आदिवासियों के पक्ष में कुछ करना चाहा, तो अधिकारी रहने के बावजूद अपने माफियाओं के जरिए आपने उनकी खुलेआम पिटाई करवाई। अब जिस सत्ता की बुनियाद ही हिंसा के साथ शुरू हो, उस सत्ता के सामने खड़े लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना गद्दारों की विरासत को ही आगे बढ़ाना है। ये पत्र का टोन समझिए और कितनी सटीकता से चीजों को रख रहे हैं, एक भी लाग लपेट के बगैर। जहां तक क्रूरता का सवाल है, तो इस पर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है। सरकारी बलों और शासक वर्ग द्वारा अपनाए जाने वाले तमाम क्रूर तरीकों के बावजूद हमारी पार्टी पीएलजीए को अपनी नीति पर दृढ़ रहने को तैयार करती है। हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद के दिशा निर्देश पर चलने वाला शासक वर्ग तमाम क्रूर तरीके अपनाता है, जैसे लॉकअप में हत्याएं करना, भारी यातना देना, फर्जी मुठभेड़ में हत्या करना, फर्जी मुकदमों के जरिए लगातार दीर्घकाल तक जेलों में बंद रखना, आम जनता का संहार करना, हमारे साथियों के परिवार वालों को तंग करना। वर्तमान युद्ध में शासक वर्ग इन तमाम तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बावजूद पीएलजी अपनी नीति पर दृढ़ है। हमारी पार्टी गिरफ्तार लोगों की हत्या या उनको यातना देना अपनी नीति के विरुद्ध समझती है। ऐसे में युद्ध के दौरान भी गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों को हमारी पार्टी ने युद्धबंदी का दर्जा देकर बाइज्जत रिहा किया है। ये तो कई बार देखा गया है, जबकि माओवादी पुलिस को अरेस्ट करते हैं, पुलिस को लड़ाई दौरान पकड़ते हैं या अन्य जगहों पर पकड़ते अगर हैं, तो उसके साथ में मारपीट नहीं करते हैं, उनके साथ गाली गलौज या भद्र व्यवहार नहीं करते, बल्कि उनको समय आने पर बाइज्जत रिहा भी करते हैं। हमारी पार्टी किसी के सफाई के लिए किसी भी क्रूर तरीके अपनाने के खिलाफ है। माओवादी पार्टी हाथ पैर काटने, आंख फोड़ने या फिर सिर काटने जैसी कार्रवाइयों की खिलाफत करती है। लेकिन कुछ अपवादों को लेकर शासक वर्ग और उनके दलाल हमारी पार्टी के ऊपर क्रूर होने का आरोप लगाते हैं। ऐसा करते हुए वे देश की जनता में सरकारी बलों के खिलाफ सुलग रहे नफरत को नहीं समझ पाते। वे चाहते हैं कि जनता भूल जाए कि इन्हीं सरकारी बलों ने छत्तीसगढ़ से लेकर बंगाल और झारखंड तक कितना मध्ययुगीन अत्याचार किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही इस सरकारी बल ने छत्तीसगढ़ में 640 गांव को जला दिया था। ये आपको 14 के पहले की कई रिपोर्ट था। सलवा जुलूम के दरमियान में भी यही हुआ था। गांव को जला दिया गया था, मार दिया गया था लोगों को। सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया और सैकड़ों बच्चों से उनके पिता का साथ साया छीन लिया। इन्हीं सरकारी बलों ने लालगढ़ में हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कोटेश्वर राव की आंखें निकाल ली, उंगलियां काट दी, शरीर को दागा, उनके पैरों को तोड़ दिया।
ऐसे में करोड़ों गरीब जनता के मन में पल रहे इन बलों के खिलाफ नफरत को कोई भी कम नहीं कर सकता। कोटेश्वर राव अभी जो वर्तमान में वेणुगोपाल उर्फ सोनू हैं दादा, उनके भाई थे और उनके भाई की क्रूरतम हत्या बंगाल में पुलिस ने किया था, सरकारी बल ने किया था और इन्हीं तरीके से किया था जिस तरीके को यहाँ पर जिक्र किया गया है। कोई भी जनमात पसंद नागरिक इन सरकारी बलों की क्रूरता से नफरत ही कर सकता है। ऐसे में उन तमाम बच्चों जिनका आशियाना इन बलों ने उजाड़ दिया, जिनकी माँ बहनों के साथ इन बलों ने बलात्कार किया, जिनके सिर से उनके माँ बाप का साया छीन लिया, उनके इन बलों के प्रति नफरत को कोई कितना भी कम करना चाहे, एकदम नियंत्रित करना असंभव है। इसके बावजूद हमारी पार्टी ने तमाम जनता, तमाम अपनी कतारों को अपनी नीति से विचलित नहीं होने की शिक्षा दी है। अब क्रूर बलों की क्रूरता की अनदेखी करके इन बलों के शिकार हुए लोगों के प्रतिरोध को ही क्रूर बताना दरअसल सरकारी क्रूरता का समर्थन करना है। हमारी पार्टी यह स्पष्ट करना चाहती है कि हम अपनी नीति पर दृढ़ हैं और किसी भी बंदी सिपाहियों के साथ क्रूरता की खिलाफत करते हैं। लेकिन जो क्रूर बल घिनौने से घिनौने फांसीवादी कार्रवाइयों में संलग्न हो, उनके द्वारा प्रतिरोध को अमानवीय बताया जाना कायरता के अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्रूरता का आरोप लगाया गया था माओवादियों पर इसीलिए कि उसमें जो सरकारी बल था जिसको मर गए थे, उनके डेड बॉडी के नीचे जो है बम प्लांट कर दिया गया था ताकि जब उसके शव को उठाने के लिए कोई आवे सरकारी अफसर या बल, तो वो भी बम की चपेट में आ जाए। लेकिन वो दुर्भाग्य से वो फटा नहीं, मतलब सौभाग्य से वो फटा नहीं और वो बम जो है सीधा आईजीएमएस में जो पोस्टमार्टम हो रहा था डॉक्टरों के पास पहुंच गया। वहां पर उसको निकाला गया या फिर उसको खत्म किया गया। इसी पर जो है काफी आलोचना हुई थी उस दरमियान में माओवादी पार्टी की कि ये जो है क्रूरता की सीमा को लांघ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पुलिस हत्या करती है लॉकअप में डाल करके, हाथ पैर काट देती है, आंखें निकाल लेती है, दांत तोड़ देती है, उंगलियां काट देती है, उस क्रूरता को सरकार क्यों जस्टिफाई करती है, क्यों उसको उचित बताती है? वो इसका जिक्र भी करते हैं। जहां तक कटिया जंगल में मुठभेड़ के बाद मृत सिपाही के शरीर में बम लगाने की बात है, तो सच यह है कि हमने किसी भी जीवित सैनिक को यातना नहीं दी है, बल्कि एक मरे हुए सिपाही के शव में बम लगाया है। इसका मकसद उसके शव का अपमान करना नहीं, बल्कि सरकारी बलों को और नुकसान पहुंचाना था। हम यह साफ करना चाहते हैं कि आगे भी हम हर संभव मौके पर दुश्मनों को फंसाने के लिए तमाम संभव तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। हमें जहां भी मौका मिलेगा उन बलों को जवाब देंगे। इन बलों ने पूरे देश में जिस क्रूरता का परिचय दिया है, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक उपशीर्षक के तहत लिखा है जयराम रमेश के विकास का प्रलाप। लिखते हैं ये उसके जवाब में, दैनिक अखबार प्रभात खबर ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश का 21वीं सदी में माओवाद नामक एक व्याख्यान प्रकाशित किया है। इसमें जयराम रमेश का कहना है कि माओवाद की शुरुआत तो विचारधारा के से हुई थी, लेकिन आज वह अहिंसक हिंसक हो गया है। दरअसल जयराम रमेश की माओवाद की समझ अधूरी है। माओवादी एकदम शुरू से जानते थे कि शासक वर्ग तमाम तरह के जनवादी आंदोलनों को हिंसक तरीके से चलती है। ऐसे में माओवादियों के पास एक सुसंगत राजनीतिक सैनिक कार्य दिशा थी। शुरू में माओवादियों ने लड़ाकू संघर्षों में व्यापक जनता को गोलबंद किया। जैसे ही शासक वर्ग ने चलने के लिए बर्बर दमन का सहारा लिया, वैसे ही सैनिक प्रतिरोध वक्त की जरूरत बन गई। इस तरह शुरुआत की सैनिक कायदेसा ने अब एक ठोस प्रतिरोध का शक्ल ले लिया है और व्यवहार में अधिक समृद्ध हुआ है। रमेश का आरोप है कि यही आरोप अमित शाह का भी लगाते रहे हैं कई बार, लेकिन अधिक हिंसक तरीके से। रमेश का आरोप है कि माओवादियों का विश्वास वैचारिक बहस में नहीं है, बल्कि वे केवल हिंसा को ही हथियार मानते हैं। उनकी यह दलील अव्वल दर्जे की चालबाजी है। यह आरोप जो है आज भी लगाया जाता है कि विचार से भटक गए हैं माओवादी, अब हिंसा उनपे मुख्य हथियार बन गया है। इस पर ये कहते हैं कि उनकी यह दलील अव्वल दर्जे की चालबाजी है। सच तो यह है कि जयराम रमेश की सरकार में कुवत ही नहीं है कि वह हमारी पार्टी के साथ वैचारिक बहस करें। इसीलिए तो उनकी सरकार ने हमारी पार्टी और तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगाकर
हमारे वैचारिक बहस जनवादी प्रतिरोध के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। जब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तब सशस्त्र प्रतिरोध के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचता है। आपको याद होगा कि अभी-अभी आपको सोनम वांगचुक जो लद्दाख में कुछ सवाल को उठा रहे थे, किस तरह से उनको वहां पर फायरिंग किया गया और 5 युवाओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोनम वांगचुक को खुद ही उठा करके जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा पूरे देश भर में किस तरह से छात्र युवा जब रोजगार की बात करते हैं या फिर परीक्षा लीक की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, तो ये सरकार किस तरह से बर्बरतापूर्ण उन पर लाठीचार्ज करती है, फायरिंग करती है और यहाँ तक कि हत्या तक भी कर डालती है। इसी सवाल को लेकर के यहाँ उठा रहे हैं सवाल ये कि अगर जनवादी तरीके से भी आवाज उठाने नहीं दीजिएगा बगैर, तो लोग सशस्त्र उठाने की सेवा और कर ही क्या सकते हैं। जयराम रमेश ने स्वीकार किया कि आदिवासियों की संसदीय राजनीति में बड़ी भूमिका नहीं है, इसलिए उन्हें महरूम रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के साथ होने वाले शोषण, उत्पीड़न और विस्थापन को भी बड़े मासूमियत के साथ स्वीकार किया है। दरअसल संसदीय राजनीति में आदिवासियों की मामूली भूमिका तो इनकी बदहाली का बहुत छोटा पक्ष है। यदि संसदीय राजनीति में कम भूमिका की वजह से इन्हें पिछड़ा रखा गया है, तब जिन इलाकों की संसदीय राजनीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, वे इलाके क्यों अभी भी पिछड़े हैं? असली कारण तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ छिपा लिया है। सच तो यह है कि भारतीय शासक वर्ग की तमाम योजनाएं दलाल, नौकरशाह पूंजी और समाजवादी हितों के हित समाजवादी ताकतों के हित में बनाई जाती है। तमाम पंचवर्षीय योजनाएं विभिन्न लुटेरों को ध्यान में रखकर बनाई गई। शासक वर्गों का रिश्ता इन इलाकों में खनिजों के दोहन तक सीमित रहा। ऐसे में शासक वर्ग ने समाजवाद, दलाल, नौकरशाह पूंजी के हित को ध्यान में रखते हुए आदिवासियों के सवाल को अनदेखा किया और इन्हें इनके घर बार से बेदखल करने की परंपरा बरकरार रखी। लेकिन अब यहाँ मूल रूप से समझने की जरूरत यह है कि अचानक जयराम जी की सद्बुद्धि कहाँ से आ गई सद्बुद्धि कहाँ से आ गई। आज इन लुटेरे वर्गों के खिलाफ संघर्ष में व्यापक आदिवासी गोलबंद हो रहे हैं। ऐसे में संघर्षरत आदिवासियों को धोखा देने के लिए जयराम रमेश ये हमदर्दी जता रहे हैं। ठीक यही बात अमित शाह के लिए कहा जा सकता है, जो उसने परसों छत्तीसगढ़ में एक भाषण दिया था और लंबे लंबे आंसू बहाए थे। अब इन समस्याओं के समाधान के बारे में जयराम रमेश कहते हैं कि सुरक्षा के साथ विकास जरूरी है और उनकी सुरक्षा का मतलब है इन आदिवासी इलाकों में अधिक से अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती के जरिए जनता पर दमन ढाना। पहले तो जयराम रमेश आदिवासियों के पिछड़ेपन के लिए संसदीय राजनीति और विस्थापन की को जिम्मेदार मानते रहे, जबकि संविधान के लिए सैनिक कार्यवाही की बात करते हैं। असल सवाल यह है कि आदिवासियों को खतरा किससे है? क्योंकि आदिवासियों का खतरा लुटेरे वर्गों से है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी इन लुटेरे वर्गों के खिलाफ संघर्ष से ही जुड़ी हुई है। फिर केंद्रीय बल किसकी सुरक्षा के लिए जंगल में आएंगे? स्पष्ट है कि ये केंद्रीय बल आदिवासियों के इन लुटेरों के खिलाफ प्रतिरोध चलने के लिए आएंगे, न कि इन लुटेरों से रक्षा के लिए। ये पर्चा लिखता है, उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। हमारी पार्टी जयराम रमेश से पूछना चाहती है हमने कब विकास की खिलाफत की है। मैं फिर कहूंगा जयराम रमेश की एक प्रतीक यहाँ पर मान लिया जाए, इसकी जगह पर आप भाजपा को रख सकते हैं। दरअसल शासक वर्ग का यह बहुप्रचारित आरोप जनता को धोखा देकर यह समझाने के लिए है कि अविकास के लिए माओवादी जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि माओवादियों ने कब विकास योजनाओं को रोका है? क्या भुखमरी और शिक्षा और कुपोषण के लिए माओवादी जिम्मेदार है? सच तो यह है कि शासक वर्ग की नीतियां ही भुखमरी, कुपोषण और शिक्षा के लिए जवाबदेह है। विकास के नाम पर सरकार का मतलब हर एक गाँव को सड़क से जोड़ना है। सरकार ने कभी भी ग्रामीण इलाकों में कृषि और शिक्षा के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई। सड़क बनाने का मूल मकसद तो गांवों तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहुंच और उनके लिए बाजार बनाना है। इसके अलावा यहाँ से खनिज ढोकर ले जाना भी सरकार बनाने के लिए पीछे प्रमुख कारण है। वे गांव-गांव तक अपने बलों को पहुंच बनाने के लिए ही सड़कों का निर्माण पर जोर दे रहे हैं, ताकि सरकारी बलों की बेरोक आवाजाही की गारंटी की जा सके। इस तरह दमन के शिलालेख पर विकास की गाथाएं लिखी जा रही है। जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सिंचाई से जुड़ी सब मसलों का सवाल है, तो हमारी पार्टी ने कभी इन योजनाओं को बाधित नहीं किया। यह तो हमारे संघर्षों के विभिन्न मुद्दों में प्रधान है, लेकिन सरकार कभी भी इन मुद्दों पर बात नहीं करती। जयराम रमेश आजकल नरेगा को लेकर खूब हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन क्या वे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि वे कितने गांव में ईमानदारी से नरेगा लागू करवा पाए हैं? मूल बात यह है कि जयराम रमेश की यह नीति जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि हमारे आंदोलन को चलने के लिए है। जयराम रमेश के सारंडा और सरयू एक्शन प्लान की असलियत क्या है? सच यह है कि जयराम रमेश की योजना का खाका
विश्व बैंक के अधिकारियों ने तैयार किया है। हम जानते हैं कि विश्व बैंक के इस विकास योजनाओं के पीछे क्या हित है। उत्कृष्ट देशों में विश्व बैंक की भूमिका से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। दरअसल ये जनता के संसाधनों पर कारपोरेट कब्जे का ही पूर्वाभ्यास है। विकास के नाम पर चलाई जा रही है नौटंकी जनता के साथ धोखाधड़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद हमारी पार्टी उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और रोजगार से जुड़े मसलों को ईमानदारी से लागू करने की चुनौती देती है। जयराम रमेश का असली मकसद तब सामने आ जाता है जब वे विकास को माओवादियों को खत्म करने का प्रमुख हथियार मानते हैं। यही बात अमित शाह ही बोलते हैं कि माओवादी खत्म हो जाएगा, विकास आसमान छू लेगा, सारे घर लोगों के जो हैं गरीबों के दुख दूर हो जाएंगे, हर घर जो सोने का हो जाएगा, नौकरी रोजगार का बाढ़ आ जाएगी, लोग उसको डूबने उतराने लगेंगे। यही विकास की परिभाषा अमित शाह ही बतलाता है। विकास का मसला तो उनकी भाषा में माओवादियों को खत्म करने के लिए जरूरी है। एनजीओ को तो संघर्षरत इलाकों में भेज कर उन्हें सरकारी बलों के लिए जासूसी और सरकारी योजनाओं को लागू करके प्रतिरोध को कमजोर करने का एक साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध नीति का मसला नया अध्याय है। कटिया जंगल में मुठभेड़ के बाद पहली बार कॉर्पोरेट मीडिया और सरकारी बलों ने भी युद्ध नीति का सवाल उठाना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी पहले से ही कहती रही है कि शासक वर्ग में हमारी पार्टी तथा मेहनत का आबादी आदिवासी गैर आदिवासी जनता पर युद्ध थोप दिया है। वैसे में उसे अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नीतियों जिनेवा कन्वेंशन का पालन करना चाहिए। लेकिन शासक वर्ग ने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि वह सीधे तौर पर हमारी पार्टी के ऊपर युद्ध में संलग्न है। खुद कभी युद्ध को स्वीकार नहीं करना और माओवादियों को युद्ध नीतियों के पालन को उदाहरण देना कायरता और धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी हमेशा से युद्ध नीति का सम्मान करती है। हमारी पार्टी हमेशा से युद्ध नीति का सम्मान करती है और शासक वर्ग को भी इसका पालन करने का चुनौती देती है। जो लोग हमारी पार्टी पर युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कायदों की खिलाफत की बात का आरोप लगा रहे हैं, वही लोग इस विशाल और क्रूर बलों द्वारा युद्ध नीतियों के उल्लंघन पर चुप क्यों है? क्या निर्दोष आम नागरिकों की हत्या करना युद्ध नीतियों के खिलाफ नहीं है? क्या निहत्थे लोगों को गिरफ्तार कर यातना देना और फर्जी मुठभेड़ में मार डालना युद्ध नीति का उल्लंघन नहीं है? क्या युद्ध के मोर्चे पर आम जनता को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना युद्ध नीतियों का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल है माओवादियों के। शासक वर्ग हमारी पार्टी और जनता का सशस्त्र शक्ति पीएलजी को नष्ट करने के लिए तमाम विभिन्न बर्बर तरीकों का इस्तेमाल करती रही है, जिसकी अनुमति ना तो युद्ध नीति देती है, ना ही खुद उसी शासक वर्ग का कानून। हमारी पार्टी की केंद्रीय कमेटी के नेताओं कॉमरेड श्याम मुरली महेश, वीके चंद्रमौली, सुधाकर रेड्डी, चिरुकुरु राजकुमार, कोटेश्वर राव सहित सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को पकड़कर फौजी मुठभेड़ में सरकारी बलों ने मार गिराया है। ये आपको उस दौर की बात थी। और लेकिन अभी देखा जाएगा तो 500 से अधिक माओवादी कार्यकर्ताओं नेताओं को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला गया है। और अभी अभी जो दो नेता सीसीएम के दो नेता को मारा गया है सीसीएम, तो वो भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या फर्जी मुठभेड़ में कहीं से उठाते हैं, कहीं ले जाकर के मार डालते हैं, हिंसक यातना देते हैं 10-10 दिन तक। ये क्या है, क्या दिखाता है? इतना ही नहीं, आम जनता को भी नक्सली बताकर उसका नरसंहार किया। औरंगाबाद में कमेट मदन, छतरपुर पलामू में राजेंद्र यादव सहित कई लोगों को यातनाएं देकर लॉकअप में मार दिया गया। संगठन छोड़कर घर में रह रहे कमेट पारस की हत्या फर्जी मुठभेड़ में कर दी गई। इतना ही नहीं, लातेहार के बरहनिया में ही लाश उठाने के नाम पर ले जाए गए 5 ग्रामीणों की हत्या केंद्रीय बलों ने नकली उतारकर कर दिया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में करीब 18 ग्रामीणों का सामूहिक नरसंहार अभी ताजा यादों में है। कटिया की लड़ाई में ही युद्ध के मोर्चे पर निहत्थे ग्रामीणों का इस्तेमाल किस युद्ध नीति के अनुरूप है? सरकारी केंद्रीय बल पर इन ग्रामीणों की हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। लेकिन क्या यह सत्ता इसके लिए तैयार होगी? शक्ति और सत्ता के मद में चूर जो सत्ता क्रूरता से रोज रोज युद्ध नीतियों का उल्लंघन कर रही हो, उस सत्ता के खिलाफ संघर्ष से जनता को युद्ध नीति न मानने की दुहाई देना ही काफी हास्यास्पद है। अपनी मान्यता नहीं होने के बावजूद हमारी पार्टी युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय कायदों का सम्मान ही नहीं करती, बल्कि अपने हर मोर्चे पर इसका पालन करने का दावा भी करती है। लेकिन युद्ध थोपने वालों जो अंतर्राष्ट्रीय कायदों से बंधे हैं, के लिए भी इन अंतर्राष्ट्रीय कायदों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तब हमारे लिए भी समझौते को मानने या ना मानने का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात है, अगर दोनों तरफ से आप कर रहे हैं, अगर हैं युद्ध नीति की बात कर रहे हैं, जिनेवा कन्वेंशन दोनों ही स्थिति में लागू होना चाहिए। अगर आप मानवता की बात करते हैं तभी आप मानवता की बात करने के लिए माओवादियों को भी बोल सकते हैं। बहरहाल माओवादी मानवता का पालन करते ही हैं। जब क्रूर दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय कायदों की बात तो दूर खुद अपने ही कानून धज्जियां उड़ा रहा हो, तब अंतर्राष्ट्रीय कायदों का पाठ पढ़ाने का मतलब धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है।
कुछ लोगों का आरोप है कि सब में बम प्रत्यारोपित कर पीएलजीए ने सबका अपमान किया है। ये मैंने शुरू में बताया था आपको कि वो जो बम प्लांट किया गया था डेड बॉडी के अंदर, तो इसको लेकर के सवाल उठ रहा था। इस पर जवाब देते हैं ये। उनका कहना यह है कि यह सामाजिक परंपराओं और मानवता के विपरीत है। महज सब ही क्यों, हम तो हर एक इंसान के जीवन का सम्मान करने का पक्षधर हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि हमने मृत शरीर में बम लगाकर सबका अपमान किया है। उनके तर्कों को भी यदि ध्यान में रखा जाए, तब पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर तो हर एक सबका अपमान ही करता है। वहाँ यदि घटना को उसके मकसद से काट दिया जाए, तो एक ही घटना एक तरह से न्यायपूर्ण हो जाती है, तो ठीक दूसरी तरफ से अन्यायपूर्ण। यही तो त्रासदी है कि जो लोग सबों को सम्मान को लेकर इतना विचलित हैं, चिंतित हैं, उन्होंने कभी जिंदा लोगों का सम्मान करना ही नहीं सीखा। किसी भी सभ्य समाज को तो नफरत ही हो सकती है उन सामाजिक परंपराओं से जो सबों की इज्जत की बात तो करती है, लेकिन जिंदा लोगों को हमेशा अपने पैरों की ज्योति के बराबर समझते हैं। जो लोग सबों के सम्मान की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी मातृभूमि के सम्मान के बारे में चिंता क्यों नहीं होती? हर एक समाज और समाज सभ्यता ने आदिम समय से यही सिखाया है कि कोई भी ताकत जब प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से हमारी मातृभूमि को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हो, हमारे संसाधनों पर दलालों के जरिए कब्जा करने की कोशिश कर रही हो, तब अपनी मातृभूमि की रक्षा में उठ खड़ा होना, उसके लिए अपने अमूल्य जीवन को न्यौछावर कर देने के लिए भी तैयार रहना सबसे अधिक देशभक्ति और सम्मान है। लेकिन यह लोग नहीं समझ सकते, इसीलिए कि यह लोग समाजवादियों की और मातृभूमि के दुश्मनों के जूठन खाने वाले लोग हैं। ये तो इस जूठन में हिस्सेदारी के लिए अपनी मातृभूमि को बेचने के लिए भी तैयार रहने वाले लोग हैं। ये लोग भगत सिंह को फांसी दिलाने वाले सोभा सिंह और अन्य गद्दार राजे रजवाड़ों की विरासत को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये लोग देश के क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों को सौंप देने की समझौता करने वाले लोग हैं। इसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जब सुभाष चंद्र बोस से जब भारत की आज़ादी 1947 में हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों ने मांगा था कि अगर वो जिंदा मुर्दा कहीं भी मिले, तो भारत को सौंपना होगा ब्रिटिश शासन के तहत। इसी को याद दिला रहे हैं ये। सबके सम्मान के मसले से ज्यादा हंगामा करने वाले भी वही क्रूर बल और उनके जरा खरीद बुद्धिजीवी और कारपोरेट मीडिया है। यही लोग हमेशा सरकारी बलों के हाथों मारे गए पीएलजीए के योद्धाओं के शवों के मसले में चुप रहते हैं। शवों का सम्मान तो दो, सरकारी बल कभी उनका सब उनके परिवार वालों को भी नहीं सौंपते। कभी कभार सौंपते भी हैं तो उन्हें पुलिस घेरे में सब जलाने के लिए बाध्य किया जाता है, ताकि इन सरकारी बलों की क्रूरता का पोल न खुल जाए। जो क्रूर बल क्रूरता और अपमान से कुछ भी नहीं जानते, उन्हें सम्मान और मानवता की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज खुलासा और करना जरूरी है कि जब आपको छत्तीसगढ़ में लगातार मुठभेड़ में लोगों की हत्याएं हो रही थी, माओवादी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही थी, उनके शवों को खुले में 5-5 10-10 दिन रखा गया और उनके शव को इस तरह से विनष्ट करने के लिए छोड़ दिया गया कि लोग जो आस-पास में रहते थे वो खुद ही सबको लेकर परेशान रहते थे कि सबसे कीड़े निकल रहे हैं, सबसे दुर्गंध आ रही है। और इस तरह से सम्मान ये शासक वर्ग उन शवों के साथ करता है जो अपने शवों के लिए सम्मान चाहता है। जहां तक पुलिस को सब सौंपने की बात है, तो यह तो तब होता जब युद्ध रुक जाता। यदि सरकारी बलों को सब ले जाना था, तो कायदे से उन्हें पहले ऑपरेशन बंद करने की घोषणा करनी चाहिए थी। इसके अलावा वे रेड क्रॉस या अन्य मानवाधिकार संगठनों की मदद से भी अपने सब ले जा सकते थे। जब दोनों ओर से लड़ाई जारी हो, तो हर एक पक्ष एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पीएलजीए ने जब सरकारी बलों के शवों को कब्जा में लिया, उस समय युद्ध जारी था। ऐसे में शवों को सौंपने का कोई मसला बनता ही नहीं है। अपनी बाध्यता नहीं होने के बावजूद हमने तो हमेशा युद्ध नीति के पालन की कोशिश की है। लातेहार के क्रमडीह में अप्रैल 12 में ही हेलीकॉप्टर पर हमले के बाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए सिपाहियों का शव लेने जब केंद्रीय बल के लोग रेड क्रॉस का झंडा गाड़ी में लगाकर आए, तो हमने उन्हें घायलों और शवों को ले जाने दिया। हम चाहते तो उन्हें उस दौरान भी भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। जो लोग भी युद्ध नीति का उल्लंघन का सवाल उठा रहे हैं, उन्हें इस युद्ध अभियान के पूरे संदर्भ को ध्यान में रखकर ही बात करनी चाहिए। जब वे सरकारी युद्ध अभियान की बर्बरता, क्रूरता और गैर असूली को समझ लेंगे, तब वे इसके खिलाफ प्रतिरोध को भी ठीक से समझ पाएंगे। इस बर्बर युद्ध अभियान को समझे बगैर प्रतिरोध की आलोचना करना दरअसल साम्राज्यवाद और शासक वर्गों के हाथों में खेलना है। आगे पत्र लिखता है, पीएलजीए की योद्धा हर एक पल युद्ध के मैदान में है।
अपेक्षाकृत कमजोर हथियारों से एक भारी विध्वंसक हथियारों से लैस विशाल और क्रूर हमला बलों के खिलाफ प्रतिरोध में युद्ध कौशल और प्रतिरोध का स्वरूप युद्ध के मैदान में युद्ध के स्वरूप और दुश्मन के युद्ध कौशल से ही निर्धारित होता है। युद्ध के मैदान में डटे योद्धाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है कि वह दुश्मन के हर एक रण कौशल को परास्त करने के लिए नए रण कौशल अपनाए। कभी कभार घटी कुछ गलत घटनाओं को भी जनता के अंदर पल रही नफरत के साथ ही देखना होगा। जमीन से आकाश तक हथियारों से लैस क्रूर क्रूर बलों के रण कौशल को प्राप्त करने के लिए पीएलजीए भी विभिन्न रण कौशल अपना रही है। इसके बावजूद हम तमाम मानवाधिकार संगठनों, जनवाद पसंद नागरिकों और बुद्धिजीवियों को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि काफी कम संसाधनों से इस बर्बर युद्ध का सामना कर रही पीएलजीए युद्ध के हर एक मोर्चे पर युद्ध नीति का पालन करने की कोशिश करेगी। क्रूर व फांसीवादी बल भले ही तमाम कायदों का उल्लंघन करते रहें, हमें मानवता और व्यापक जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का एहसास है और काफी विषम परिस्थितियों में रॉकेट के भारी गोलों और लेजर गन का सामना करते हुए भी हम उन युद्ध नीतियों पर अडिग रहने की कोशिश करेंगे। हम अपने तमाम हमदर्दों को भी यह एहसास दिलाना चाहेंगे कि आपने इस बर्बर युद्ध में जिस शिद्दत से न्यायपूर्ण युद्ध का पक्ष लिया है, हम हमेशा न्यायपूर्ण युद्ध के खात्मे के लिए प्रतिरोध में आपको आलोचना का पात्र नहीं बनने देंगे। इसके साथ ही सरकारी बलों और उनके जड़ खरीद गुलाम बुद्धिजीवियों को भी हम यह बताना चाहते हैं कि आप सबको इस युद्ध में युद्ध की नीति के बारे में हमारी पार्टी से सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन तमाम मासूमों, ग्रामीणों, बच्चों, महिलाओं को जिनकी आंखों के सामने उनके माँ बहनों का बलात्कार किया गया, जिनके गांव जलाए गए, जिनका कत्लेआम किया गया, पहले उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। इसके बाद ही हमसे युद्ध नीति के उल्लंघन और मानवता की बात करना थोड़ा सहज लगेगा। हम फिर दोहराना चाहते हैं कि हमारा उत्तरदायित्व व्यापक आम जनता के प्रति है, ना कि समाजवादियों के जुठन चाटने वाले के लिए आने वाले इन क्रूर और सरकारी बलों के प्रति। ये तो सचमुच में जिस तरह से सरकारी पुलिस बल जनता बीच में जाकर के मारपीट करती है, हत्या करती है, बलात्कार करती है, या फिर छोटे-छोटे बच्चों छत्तीसगढ़ में एक मात्र 6 महीने के बच्चे का चारों उँगलियाँ काट लिया था और कहा था कि यह हाथ फिर बड़ा होकर के जो है पल को दिखाएगा। तो इस तरह से 2 महीने दुधमुहे बच्चे का हाथ काट रहे हैं, किस क्रूरता का परिचय दे रहे हैं? और अगर आप इस क्रूरता का परिचय दे रहे हैं, तो माओवादियों से आप किस मानवता की अपेक्षा कर रहे हैं? अगला इनका जो सब शीर्षक है, वो है आम सिपाहियों से अपील। ये लिखते हैं इसमें, हमें इस बात का काफ़ी दुःख है कि साम्राज्यवाद के पक्ष में मातृभूमि को बेचने के लिए छेड़े जाने वाले इस युद्ध के खिलाफ प्रतिरोध का आप शिकार हो रहे हैं। हम जानते हैं कि इस युद्ध में आपके मारे जाने के बाद हम पूरे एक परिवार पर दुःख का पहाड़ टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पीएलजीए के योद्धाओं की शहादत के बाद उनके परिवार पर। इस पर एक मज़ेदार बात ये है कि जब आप पीएलजीए के लोग मारे जाते हैं या माओवादी के लीडर लीडर मारे जाते हैं, तो उनके बिलखते परिवार को टीवी पर, रेडियो पर नहीं दिखाया जाता। दिखाया जाता भी है कभी अगर है तो गलत एंगल से। लेकिन पुलिस के अधिकारी जब मारे जाते हैं तो उसके रोते बिलखते परिजनों का वीडियो वायरल किया जाता है। यह बताने के लिए देखिए कितना दुखी है ये। अभी जो छत्तीसगढ़ में बासवराज की शहादत के बाद जो गिरपुंजे एएसपी का बम से उड़ाया गया था, उस गिरपुंजे के परिवार वाले छाती फोड़-फोड़ करके पेट मुक्का फाड़ कर रो रहे थे। वो सवाल अपने पति से क्यों नहीं पूछते कि आप जिस आदिवासियों की हत्या करते हैं, आप जिस गरीबों की महिलाओं के साथ बलात्कार करवाते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? और इसी का परिणाम था कि आपके पति भी मारे गए। तो ये सवाल कई तरह का उठता है, जब आप एक से सवाल पूछते हैं, तो दूसरे सवाल भी पूछने आपको आना चाहिए। बहरहाल ये आगे लिखते हैं, हम जानते हैं कि इस युद्ध में आपके मारे जाने के बाद पूरे एक परिवार पर दुःख का पहाड़ टूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पीएलजीए के योद्धाओं की शहादत के बाद उनके परिवार पर, उनको इससे हमसे बेहतर कौन जानता है? 70 के दशक से आज तक हमने भी अपने 14,000 सतीश बेटे-बेटियों और भाइयों को खोया है। इसके परिवार का दुःख आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। ये कुर्बानी हम लगातार दे रहे हैं। 1970 से लेकर के अब तक का मतलब 14 ये पहले तक
लगभग 14,000 माओवादियों के लोग मारे गए हैं। इस बात को ये दर्शा रहे हैं हम। इसके परिवार के दुख आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। ये कुर्बानी हम लगातार दे रहे हैं। कारपोरेट मीडिया सरकारी बलों की मौत के बाद उसके परिवार के प्रति काफ़ी संवेदना दिखाने का ढोंग करते हैं, लेकिन वे अक्सर छिपा जाते हैं कि कारपोरेट घराने ही तो आपके मुनाफे के लिए कारपोरेट घराने ही तो अपने मुनाफे के लिए इन्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। हमें मारे गए सरकारी बलों के परिवार के प्रति काफ़ी संवेदना है, लेकिन कारपोरेट मीडिया की उन परिवारों की प्रति संवेदना कहाँ गायब हो जाती है, जब पुलिस निर्दोष लोगों का या फिर पीएलजीए के लोगों की हत्याएं करती है। क्या इन परिवारों की रुलाई इन मीडिया घरानों ने कभी दिखाया है? यहाँ सवाल यह है कि क्या इसको रोकने का कोई उपाय है? कितना अच्छा होता यदि हर एक परिवार खुशहाली के साथ जी पाता। हम यही तो चाहते हैं और इसी के लिए तो हमारा संघर्ष है, लेकिन इन सब के बावजूद हम एक बर्बर और क्रूर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमने पहले ही कहा है कि कारपोरेट लुटेरे और समाजवादी ताकतों ने हमारे जंगल जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से और इस लूट के खिलाफ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य के साथ खड़े हो रहे राजनीतिक विकल्प को नस्तानाबूद करने के लक्ष्य के साथ देश के दलालों का द्वारा छेड़ा गया यह एक युद्ध है। इस बर्बर देशद्रोही युद्ध का प्रतिरोध करना अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले हर एक देशभक्तों का सबसे पावन कर्तव्य है। इस पावन कर्तव्य के साथ हम भी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अब परिवार के दुखों को ध्यान में रखते हुए हम युद्ध के मैदान से यदि बाहर होते हैं तो यह अपनी मातृभूमि को बेच देने के बराबर होगा। इसलिए मूल बात यह नहीं है कि इस युद्ध में सैकड़ों परिवार उजड़ रहे हैं, बल्कि मुख्य बात यह है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा में देशभक्तों को प्रतिरोध संघर्ष में कैसे आगे बढ़ाना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारी नौकरी के खातिर आप अपने ही मातृभूमि के खिलाफ अमेरिकी साम्राज्यवाद के पक्ष में छेड़े गए युद्ध के पक्ष में हैं। ऐसे में आप जहां चंद रुपये खातिर अपनी मातृभूमि के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के पक्ष में हैं, वहीं हम अपनी जान हथेली पर लेकर अपनी मातृभूमि की रक्षा में आगे बढ़े हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप नौकरी पुलिस असल में नौकरी के लिए काम करता है और उसके लिए ही ये जीता और मरता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस एक ज़ॉम्बी जैसा होता है, उसको अपनी नौकरी के सिवा कुछ नहीं दिखता और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। आगे पर्चा लिखता है, किसी भी के लिए प्रतिबद्धता सबसे पहले अपने देश और वर्ग के प्रति है, जिसमें उसने पैदा लिया हो। इसके बाद ही प्रतिबद्धता अपनी मालिक या प्रजा के प्रति बनती है। लेकिन कितनी अजीब है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए आपको ही इस्तेमाल किया गया। इसके बाद आपको ही अरबल और बीजापुर नरसंहार को अंजाम देने के लिए भेजा गया। हमेशा आपको सामने रखकर ही दुश्मन अपनी चालें चलता है। आप कब तक उनकी कठपुतली बनकर अपने ही भाइयों का शिकार करते रहेंगे? लकीरें खींची जा चुकी है। वाशिंगटन और दिल्ली में बैठे हमारी मातृभूमि के दुश्मनों और उसके दलालों ने इस युद्ध के लिए दिन रात एक कर दिया है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हजारों कुर्बानियों के बावजूद हम अपनी मातृभूमि की रक्षा में युद्ध के मैदान में डटे हैं और अपने अंतिम सांस तक इस युद्ध के मैदान में डटे रहेंगे। हम मातृभूमि के प्रति अपने पावन कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप साम्राज्यवादियों और उसके दलालों द्वारा छेड़े गए इस युद्ध में बलि का बकरा न बने। आज हर एक देशभक्त का कर्तव्य है इस देशद्रोही युद्ध में प्रतिरोध में इस देशद्रोही युद्ध के प्रतिरोध में अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। हमारे जल जंगल जमीन पर आधिपत्य करने आ रहे कारपोरेट शासकों को अपनी जमीन से बाहर भगाना। हम आप सभी से अपील करते हैं कि यदि इस युद्ध का अंत करना है तो हर एक परिवार को खुशहाल बनाना है तो आइए इस देशद्रोही युद्ध के खिलाफ देशभक्तों के साथ एकजुट होकर संघर्ष तेज करें। अपनी जमीन से तमाम विदेशी लुटेरों और दलालों को मार भगाए। यही वो रास्ता है जो युद्ध का अंत करके सबके लिए खुशहाली लाएगा। आम जनता से अपील। यह अगला शीर्षक है। आम जनता से अपील। आज जब दलाल शासक वर्गों ने एक बर्बर युद्ध छेड़ दिया है, हजारों देशभक्त बेटे बेटियां अपनी मातृभूमि की रक्षा में इस युद्ध के प्रतिरोध में जंग के मैदान में हैं। यह प्रतिरोध अन्यायपूर्ण युद्ध का न्यायपूर्ण युद्ध द्वारा खात्मे और फिर वास्तव में खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य के साथ है। हथियार और ताकत के दम्भ में चूर विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहा शासक वर्ग इन सबको नष्ट कर देने पर आमादा है। यह शासक वर्ग हमारा जल जंगल जमीन और वो सब कुछ हमसे छीन लेना चाहता है जिस पर सदियों से हमारा अधिकार है। यह शासक वर्ग हमें हर एक प्रतिरोध को कुचल देना चाहता है।
आपके हजारों बेटे-बेटियों ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है और वे अभी भी अपनी मातृभूमि की रक्षा में खड़े हैं। अब इस देशद्रोही युद्ध का प्रतिकार करना हर एक देशभक्तों का कर्तव्य है। जो भी जहाँ भी हो वो उसे हर संभव तरीके से इस युद्ध के खिलाफ गोलबंद होना आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार है। अंतिम विश्लेषण में यह युद्ध देश के व्यापक मजदूरों, किसानों, दलितों, आदिवासियों और यहाँ तक कि छोटे पूंजीपतियों के खिलाफ भी है। पीएलजी हर संभव तरीकों और उपलब्ध संसाधनों के साथ जंग के मैदान में इसका प्रतिरोध कर रही है। हमारी पार्टी तमाम मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, छोटे दुकानदारों और बुद्धिजीवियों से अपील करती है कि इस लुटेरी युद्ध का व्यापक प्रतिरोध करने के लिए गोलबंद हो और पीएलजी के द्वारा चलाए जा रहे प्रतिरोध युद्ध के पक्ष में खड़े हों। हाल ही में कटिया जंगल में पीएलजी के योद्धाओं के बहादुराना प्रतिरोध ने साबित कर दिया है कि शासक वर्ग के खूनी जंगबाज कितने भी खतरनाक हथियारों से लैस हो, जनता के समर्थन से उनके बढ़ते कदमों को न केवल रोका जा सकता है बल्कि उन्हें खदेड़ कर वापस भगाने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। आए हम सभी मिलकर इस बर्बर फांसीवादी युद्ध का प्रतिरोध करें और शासक वर्ग को यह युद्ध वापस लेने के लिए व्यापक संघर्ष तेज करें। इतिहास ने साबित किया है कि सत्ताएं कितना भी दमन कर ले, इतिहास का निर्माण तो जनता ही करती है। हमें पूर्ण आत्मविश्वास है कि व्यापक देशभक्त जनता के सहयोग से हम न केवल इस देशद्रोही युद्ध को परास्त करेंगे बल्कि सामंती, समाजवादी और पूंजीवादी गिद्धों से अपनी मातृभूमि पहुंचकर सही मायने में आजाद, आत्मनिर्भर, नवजनवादी और धर्मनिरपेक्ष खुशहाल भारत निर्माण करने में सफल होंगे। तो ये पूरा माओवादी का एक पर्चा था जो उन्होंने कटिया जंगल जो झारखंड में है उसके वहाँ हुई मुठभेड़ में जो मसला हुआ था 14 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे उसमें उस लड़ाई में और उसके नीचे एक बम प्लांट कर दिया गया था जो कि बिहार के पटना में एक आईजीएमएस है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। तो उसमें जो है इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम किया गया था। उस दरमियान में जो चीज़ें उभर के सामने आई थी, आरोप प्रत्यारोप, उसका जवाब देते हुए उन्होंने पत्र को तैयार किया था। ये पत्र जो है आज की तारीख में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण उस तारीख में था। आज इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पत्र का है क्योंकि आज भी माओवादियों पर ज़्यादा लगातार हमले हो रहे हैं, उनके लोगों की हत्याएं हो रही है, नृशंस हत्याएं हो रही है, पकड़ कर गोली मारी जा रही है, फर्जी मुठभेड़ किया जा रहा है और यहाँ तक उनके शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है ताकि उसमें कीड़े पड़ जाएं, उसमें दुर्गंध आने लगे और लोग नफरत करने लगे। लेकिन चीजें उससे उलट है। सरकार चाहे दमन कितना भी तेज करे, अत्याचार क्रूरता कितना भी बढ़ते, जनता की समस्याएं हैं, जनता लड़ेगी ही, जनता बोलेगी ही, चाहे मुंह बंद करने का कितना ही प्रयास क्यों नहीं किया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ भी गोली मारने का बात भाजपा ने किया है, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया है और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को रोज मारा जा रहा है, हत्या किया जा रहा है। अमित शाह के शब्दों में ही कहें तो 10,500 लोगों का पकड़ा गया है या मारा गया है या सरेंडर करवाया गया है। समझ लीजिए 10,500 लोगों ने अगर मात्र सरेंडर किया है तो कितनी बड़ी तादाद में लोग लड़ने के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। ये वीडियो है जो कि पर्चा के तहत तैयार किया गया था और ये सवाल जो हमारे दर्शकों ने बार-बार पूछा कि माओवादी पुलिस को क्यों मारते हैं, माओवादी जो हिंसा क्यों करते हैं, उसके जवाब में मैंने ये पत्र आपको पढ़ के सुनाया है। इस पत्र पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं और इस पर अपनी एक राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसके साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।